हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपको हिंदी विषय क्लास 12th के जो क्वेश्चन नंबर 2 आना है वो निबंध लेखन के ऊपर आएगा, जिसमें आपको 200 शब्द लिखने हैं और 8 नंबर का ये आपके एग्ज़ाम में आना है। आप इसे तभी लिख पाएंगे अगर आपने कुछ इसमें जो टॉपिक दिए हुए हैं वो पढ़े होंगे। अब मैं आपको 2 टॉपिक आज इसमें कवर कराऊंगा। उम्मीद है अगर इनमें से कोई एक आ गया तो आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। साथ ही आप इसी तरीके से जो मॉडल पेपर में और टॉपिक दिए हुए हैं इनको भी कवर करें। तो मैं आज आपको ये वाला टॉपिक समझा रहा हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य ऑब्लिक उद्देश्य, यानी कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है। तो देखिएगा, मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, इसमें पहला हेडिंग बनाया है इन्होंने। आप हेडिंग बना के भी लिख सकते हैं और बिना हेडिंग के भी लिख सकते हैं। हेडिंग बना के लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जीवन में लक्ष्य का महत्व। अगर हमने जीवन में ज़िंदगी में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तो उसका क्या फ़ायदा है, क्या महत्व है, सुनिए। निरुद्देश्य नौका जिस प्रकार दिशाहीनता के कारण जल में इधर उधर भटकती रहती है। देखिए, ये भारी शब्द आप लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी आपको लिखने में, ये भारी शब्द। तो आप इसको सरल भाषा में लिखिए कि जैसे पानी के अंदर एक नाव बिना किसी दिशा को निर्धारित किए तैर रही हो तो वो भटक जाती है और वो भंवर में भी समा जाती है, यानी कि वो पार नहीं हो पाती। इसी प्रकार अगर हम कोई लक्ष्य निर्धारित ना करें, अगर हम कोई मकसद तय ना करें तो मनुष्य अपनी लंबी आयु के अंत में चारों ओर भटकते भटकते थक हार कर जीवन निरर्थक बीत जाने के पश्चाताप से घिर जाता है। मतलब यह है, चाहे आपकी कितनी लंबी उम्र हो जाए, अगर आपने कोई लक्ष्य नहीं बनाया तो आप अपनी ज़िंदगी में भटकते भटकते थक हार कर बाद में आप घिर जाते हैं। एक लक्ष्य निर्धारित कर लेने से जीवन की दिशा तय होती है। जब आप ये तय करते हैं, जैसे आप अभी क्लास 12th में हैं कि मुझे ज़िंदगी में इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस की परीक्षा करनी है, तो आपको एक ज़िंदगी की दिशा मिल जाती है। इससे हमारी सारी शक्ति और ऊर्जा उसी पर खर्च होती है और अंत में लक्ष्य प्राप्ति से हमारा आत्मबल बढ़ता है। देखिए, जब हमें पता होता है कि हमें यही करना है तो हम सारा ध्यान और सारी ऊर्जा, सारी ताकत पर लगाते हैं। और जो इंसान अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करता है वो भटकता रहता है, उसकी ऊर्जा तरह तरह के कामों में खर्च होती रहती है। तो इसीलिए जीवन में एक लक्ष्य ज़रूर निर्धारित करें। तो उम्मीद है ये वाला पैराग्राफ आपको समझ आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे जीवन का लक्ष्य। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? देखिए, मेरे जीवन का लक्ष्य पत्रकार बनकर समाज की सेवा करना है। जैसे हो सकता है कोई बच्चा पत्रकार बनना चाहता हो, तो मेरे जीवन का लक्ष्य पत्रकार बनकर समाज की सेवा करना है। मेरे पिता स्वयं एक पत्रकार हैं। मैंने अनुभव किया है कि यह समाज परिवर्तन का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। देखिए, इसमें बताया गया है कि अगर आपको समाज को बदलना है तो पत्रकार बनकर आप बहुत अच्छे से समाज को बदल सकते हैं। आज का युग प्रचार का युग है, यानी कि आज के समय में हर आदमी अपना ऐड कर रहा है। हर बिजनेसमैन या कोई भी सामाजिक कार्य है उसमें प्रचार की जरूरत पड़ती है। पत्रकार अपने मजबूत इरादों के बल पर परिवर्तन लाने में पूर्ण समर्थ है। पत्रकार अगर अच्छा हो, उसके इरादे मजबूत हो, तो वो समाज में परिवर्तन ला सकता है। समाज और राष्ट्र हित मीन्स देश के अच्छे के लिए सभी मुद्दों पर बेबाकी से अपना मंतव्य रखने के लिए पत्रकारिता से बढ़कर कोई साधन नहीं। अगर आप समाज और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो बिना डरे बहुत अच्छे से आप पत्रकारिता के माध्यम से आवाज़ उठा सकते हैं। पत्रकार बनकर मैं सामाजिक कुरीतियों, नेताओं के काले कारनामों, देश की अलगाववादी ताकतों के खिलाफ खुली जंग छेड़ सकूंगा। नैतिक और सामाजिक मूल्यों के विघटन को दूर करने का भरसक प्रयास करूंगा। साथ ही राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित करने की जो जी तोड़ कोशिश होगी करूंगा। लास्ट वाली लाइन में बताया गया कि जो भी तरीके हैं समाज को बदलने के, देश को बदलने के, उनमें भागीदारी करूंगा और साथ में देश के विकास के लिए जो भी काम होंगे देश से प्रेम की भावना रखते हुए वो करूँगा। प्रेरणा स्रोत। अब ये बात आई कि इसको पत्रकार बनना है, तो पत्रकार बनने के लिए उसको प्रेरणा कहाँ से मिली? यो तो
ये तो मेरे पिता स्वयं पत्रकार हैं, परंतु मेरी प्रेरणा स्रोत तो बरखा दीदी हैं। आज आप इसमें नाम खोल दीजिए कि मेरे पिता भी पत्रकार हैं, लेकिन मुझे जो प्रेरणा मिली, प्रेरणा मतलब कहाँ से मुझे लगा कि मुझे पत्रकार ही बनना चाहिए, तो यहाँ पे इसने अपनी दीदी का नाम बताया, बरखा दीदी है। जिस गंभीरता के साथ में देश के महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाती हैं, उन पर तर्क वितर्क का मौका लोगों को देती है, वह सम्मोहित करने वाला होता है। यानी कि वो बहुत अच्छा होता है। और भीषण भीषण सर्दी में जवानों के साथ उनके सुख दुख जानने बांटने, उनका हौसला बढ़ाने दीदी का स्वयं वहाँ जाना मुझे भीतर तक प्रेरित कर गया। यानी कि वो जो पत्रकार है, उनकी दीदी बरखा, वो क्या करती है, बहुत सर्दी में भी जो सैनिक होते हैं, जो जवान देश की सरहदों पर खड़े हैं, उनका सुख दुख पूछने पत्रकारिता के माध्यम से वहाँ जाती हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं भी स्वतंत्र पत्रकार बनकर देश और समाज के हित में सभी विषयों पर जनमत तैयार कर सकूं। हमारा देश आजकल भ्रष्टाचार, शोषण, बलात्कार, भ्रूण हत्या, हवाला, घोटाला, रिश्वत आदि समस्याओं से जूझ रहा है। ये देश की समस्याएं बताई। एक श्रेष्ठ पत्रकार बनकर मैं इन समस्याओं से देश को छुटकारा दिलाने का भरसक प्रयास करूंगा। इसके लिए मुझे चाहे कितना कितना शारीरिक श्रम करना पड़े, अपनों का विरोध भी सहना पड़े, परंतु मैं अपने लक्ष्य पर अडिग रहूंगा। मैं जानता हूं आज पत्रकारों को सत्ता का विरोध करने पर जान से भी हाथ धोने पड़ जाते हैं, परंतु मैंने यह निर्णय लोकहित में लिया है। मुझे शहीद हो जाने का भी गम ना होगा। तो पत्रकारिता, इसने अपने जीवन का लक्ष्य तय किया और बताया कि पत्रकारिता से क्या क्या समाज में हो सकता है और कहाँ से प्रेरणा मिली, और वो जिससे प्रेरणा मिली वो मानव, वो मनुष्य देश के लिए क्या कर रहा है और मैं देश के लिए क्या करूँगा। आगे बताया लोकहित की भावना, यानी कि लोक मतलब लोगों के हित मतलब अच्छे की भावना रखना। इसमें बताया पत्रकार बनने का लक्ष्य सीधे सीधे लोकहित से जुड़ा है। कबीरदास जी ने इसने एक दोहा भी लिख दिया, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, चाहे छोड़ भी सकते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुखाटा हाथ, जो घर जा रे आप ना सो चले हमारे साथ। इसमें लोकहित की भावना में बताया कि मैंने अपना हित, अपना व्यक्तित्व, स्वार्थ सोचना तो बंद ही कर दिया है। मतलब ये है कि अगर मैं पत्रकार बनना चाह रहा हूँ तो मैं अपने अपने लिए नहीं सोचता हूँ, मैं तो पत्रकार बनकर देश के लिए कुछ करने की ठानी है। अब मुझे पीछे मुड़ना ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैंने धन या पद के लोभ में पत्रकार बनने का लक्ष्य तय नहीं किया है। मैं तो चाहता हूँ कि संसार में मेरा भारत सुरुचि संपन्न हो, नैतिक जीवन मूल्यों पर आधारित समाज में ओत प्रोत हो जाए। कुल मिला के वो बताना चाहता है कि मैं अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए पत्रकार नहीं बनना हूँ, बल्कि मैं पत्रकार बनकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। उन गरीब, उन पिछड़े, उन मजदूर लोगों के मुद्दे उठाना चाहता हूँ जो बेचारे बहुत दयनीय ज़िंदगी जी रहे हैं, और देश को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हमें किसी विदेशी के आगे छुआछूत, सती प्रथा, भ्रूण हत्या जैसी रूढ़ियों को लेकर शर्मिंदा ना होना पड़े। मेरी इच्छा है कि मैं देश का धन चोरी करने वालों को दंडित करूंगा। इस तरीके से इसमें लिखा है। लास्ट है लक्ष्य प्राप्ति की तैयारी। लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा? मैं जानता हूँ कि कुआं प्यासे तक नहीं आता। देखिए, ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो ये लाइन बहुत अच्छी है कि कुआं प्यासे तक नहीं आता और ना ही सोते हुए शेर के मुंह में हिरन स्वयं चला आता। मतलब यह है कि अगर आपको कोई काम ज़िंदगी में करना है तो घर बैठ के और सो के नहीं होगा। पत्रकार बनने के लिए मैंने तैयारी शुरू कर दी है, आपको भी तैयारी शुरू करनी चाहिए। समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन समाचार और सामयिक विषयों पर लेख, परिचर्चा आदि पर मेरी लगातार दृष्टि रहती है। कुल मिला के इसको पत्रकार बनना है तो समाचार पत्र पढ़ता होगा रेगुलर, जो बंदा है रेडियो से सुनता होगा, जो न्यूज़ आती है न्यूज़ चैनलों पे न्यूज़ सुनना ज़रूरी है उसके लिए। मैंने हिंदी भाषा पर अपनी पकड़ मजबूत करने और लेख आदि लिखने का अभ्यास शुरू कर दिया है। अंग्रेजी के समुचित ज्ञान पर भी मैं ध्यान दे रहा हूँ। पत्रकारिता और पत्रकारों के जीवन पर भी हर संभव जानकारी प्राप्त करने में मैं लगा रहता हूँ, जिससे कि भविष्य में एक योग्य पत्रकार बनकर समाज सेवा अपना लक्ष्य बना सकूँ। ये पत्रकार बनना चाहता था। आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर यहाँ मेरे जीवन का लक्ष्य में आपका डॉक्टर हो जाएगा। प्रेरणा स्रोत, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, किस इंसान को देखकर आपको डॉक्टर बनने की सूझी, इसके बारे में यहाँ लिखना पड़ेगा। फिर डॉक्टर बनकर आपकी भावना क्या है, आप लोगों के हित में कैसे कैसे काम करेंगे,
और आप लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे, कौन कौन से कोर्स करने होते हैं, क्या क्या करना होता है, इसमें बताएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वाला निबंध आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरा निबंध एक और मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। शिक्षित बेरोजगारी की समस्या। ये भी पेपर में आ सकता है कि आज का युवा शिक्षित है लेकिन बेरोजगार है, या इस दूसरे तरीके से लिख सकते हैं शिक्षित बेरोजगारी एक अभिशाप है। अभिशाप मतलब होता है एक तरीके से बद्दुआ कह सकते हैं। या शिक्षित एवं रोजगार। शिक्षा तो है आदमी के पास लेकिन रोजगार नहीं है। निराश युवा पीढ़ी और समाधान। युवा पीढ़ी आज की निराश है और उसका क्या समाधान हो। तो सबसे पहले जानेंगे इसको लिखना लिखना कैसे है। बेरोजगारी और निराश युवा पीढ़ी। देखिए बेरोजगारी क्या होती है और युवा पीढ़ी निराश कैसे है। क्या आपने कभी उस नौजवान की पीड़ा का अनुभव किया है जो दिन में रोजगार दफ्तरों के चक्कर लगाता है। ऐसे बहुत सारे युवा हैं हमारे जो बेचारे नौजवान हैं और दिन में रोज़ाना जो सरकारी दफ्तर हैं या जो भी प्राइवेट ऑफिस है उनमें चक्कर लगाते हैं और रात में देर तक अखबार में विज्ञापन में अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी खोजता है और घर में उसको निकम्मा कहा जाता है, समाज में आवारा। वह निराशा की नींद सोता है और आंसुओं के खारेपन को पीकर समाज को अपनी मौन व्यथा सुनाता है। कुल मिला के यहाँ पे बेरोजगार के बारे में बताया गया कि क्या अगर इंसान के पास रोजगार ना हो और वो शिक्षित हो तो वो क्या करेगा। वो रोज़ाना आजकल तो मोबाइल के माध्यम से नौकरियाँ, पहले तो नौकरी के बारे में रात को पढ़ेगा कि कौन कौन सी नौकरी है, मेरी पास जो एजुकेशन है उसके हिसाब से कौन कौन सी नौकरियाँ हैं, और दिन में उन ऑफिसों में जाके अपने बायोडाटा सबमिट करेगा या जो भी तरीके होंगे वो लगाएगा। बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है। बेरोजगारी का अर्थ होता है जब कोई आदमी शिक्षित है और जो उस टाइम मजदूरी चल रही है या जो सैलरी मिलनी है उस पर काम करने के लिए तैयार है लेकिन उसको काम ना मिलता हो तो वो बेरोजगार कहलाएगा। अच्छा, जैसे कोई बच्चा है या कोई बूढ़ा आदमी है, कोई बीमार है, कोई अपाहिज आदमी है तो वो बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं आते हैं, ये अलग होता है। जो व्यक्ति काम करने के लिए इच्छुक नहीं है और परोपजीवी है वे बेरोजगार की श्रेणी में नहीं आते हैं। कुल मिला के काम करने वाले लोगों के पास अगर रोजगार नहीं है तो बेरोजगार कहलाएंगे। अगला, निराशाजन्य बेरोजगारी। बेरोजगारी से निराशा आती है, उसकी समस्या क्या है भारत में। भारत की आर्थिक समस्याओं के अंतर्गत बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है। यह एक ऐसी बुराई है जिसके कारण केवल मनुष्य शक्ति नष्ट नहीं होती बल्कि देश का आर्थिक विकास भी अवरुद्ध होता है। देखिए अगर इंसान के पास रोजगार नहीं है तो देश पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। देश की आर्थिक विकास में रुकावट आ जाती है। जो मजदूर, जो श्रमिक अपने कार्य द्वारा देश के आर्थिक विकास में सक्रिय योगदान दे सकते थे वे कार्य के अभाव में बेरोजगार रह जाते हैं। आगे, निराशाजन्य बेरोजगारी एक अभिशाप कैसे है। बेरोजगारी किसी भी देश या समाज के लिए अभिशाप होती है। इससे एक और गरीबी, भुखमरी और मानसिक अशांति फैलती है और दूसरी ओर युवाओं में आक्रोश और अनुशासनहीनता को भी प्रोत्साहन मिलता है। चोरी, डकैती, हिंसा और आत्महत्या आदि समस्याओं के मूल में एक बड़ी समस्या तक बेरोजगारी ही विद्यमान है। यानी कि ये जो समाज में चोरी, डकैती, हिंसा के कार्य होते हैं तब होते हैं जब इंसान के पास रोजगार नहीं होता है। बेरोजगारी के कारण कौन कौन से हैं। एक तो जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। आज भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा हो चुकी है तो इस वजह से भी, ज़्यादा जनसंख्या होने की वजह से रोजगार कम है तो वहाँ से भी बेरोजगारी पैदा हो रही है। दूसरा, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। आज भारत में सैद्धांतिक शिक्षा प्रणाली ज़्यादा है। सैद्धांतिक मीन्स प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिया जाता है या बच्चे नहीं इंटरेस्टेड होते हैं। तो इससे क्या होता है, जब बच्चे स्कूल कॉलेज से निकलते हैं तो बस किसी ऑफिस में, दफ्तर मीन्स ऑफिस है, ऑफिस में केवल लिपिक मीन्स क्लर्क बन पाते हैं। वो अपना खुद का कोई बिजनेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो ये दो कारण हो गए, एक तो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली और जनसंख्या में वृद्धि जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। और कृषि का पिछड़ापन। हमारे यहाँ क्या है, 2/3 जनता कृषि पर आधारित है, यानी कि वो खेती करके अपनी ज़िंदगी जीती है। लेकिन हमारे यहाँ कृषि बहुत पिछड़ी हुई होने के कारण क्या है, यहाँ इसमें भी बेरोजगारी की समस्या है। और रोजगार निराशा का एकमात्र समाधान। अब देखिए ये बेरोजगारी जो पैदा हो गई है इसका एक ही समाधान है, वो है रोजगार। देश की युवा पीढ़ी को निराशा से उबारने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए रोजगार देना जरूरी है। रोजगार, देश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। एक तो जनसंख्या जो वृद्धि हो रही थी उस पर नियंत्रण लगाएं।
शिक्षा जो प्रणाली दोषपूर्ण थी उसको सही करें, शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन हो, और कुटीर उद्योग लगाएं। कुटीर उद्योग मतलब होता है छोटे छोटे आदमी छोटे छोटे बिजनेस करना शुरू करें, और सहकारी खेती शुरू हो। सहकारी खेती में क्या होगा, अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इस तरीके से बेरोजगारी को ख़त्म किया जा सकता है। और भी इसमें कारण है। उपसंहार का मतलब होता है इससे निष्कर्ष क्या निकला। हमारी सरकार बेरोजगारी उन्मूलन के लिए जागरूक है, यानी हमारी सरकार चाहती है कि बेरोजगारी खत्म हो, और इस दिशा में उसने बहुत महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। परिवार नियोजन, बैंक का राष्ट्रीयकरण, कच्चा माल एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की सुविधा, और कृषि भूमि की हदबंदी जिसको आप चकबंदी भी कहते हैं, नए नए उद्योग की स्थापना। बहुत सारे ऐसी योजना, ऐसे कार्य हैं जो सरकार कर रही है जो बेरोजगारी को दूर करने के लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। इनको और अधिक विस्तृत और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से मैंने आपको आज निबंध लेखन में 2 टॉपिक समझाए हैं। उम्मीद करता हूँ ये दोनों टॉपिक आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।